हेलो दोस्तों, दिस इज रिया फ्रॉम ब्राइंट एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और बताओ क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, मजे में एकदम। मैं भी एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमारे इंडिया के अंदर कोर्ट सिस्टम किस तरीके से काम करता है, हमारे इंडिया के अंदर लीगल मेथड किस तरीके से चलता है। तो हमने ये बात करी थी कि इंडिया के अंदर अगर किसी को कोई भी पावर दी गई है तो वो किससे मिलती है? वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। तो ये जो कोर्ट स्टैब्लिश किए गए हैं, ये भी किसके जरिए स्टैब्लिश किए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही स्टैब्लिश किए गए हैं। तो ये जो कोर्ट स्टैब्लिश हुए हैं, ये किसके अंडर में स्टैब्लिश हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। ये जो कोर्ट है हमारे, इन्हें क्या माना गया है? फाइनल अथॉरिटी ऑफ जस्टिस माना गया है। और ये किसके लिए काम करते हैं? सभी सिटीजन्स के लिए, लीगल एंटिटीज के लिए और गवर्नमेंट के लिए, चाहे से वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। उसके बाद में हमने कोर्ट की हायरार्की देखी थी, जिसके अंदर सबसे पहले हमने बात की थी सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद में आते हैं हमारे हाई कोर्ट और उसके बाद में आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, इसे अपेक्स कोर्ट भी बोला जाता है। हाई कोर्ट हमारा सेकंड हाईएस्ट कोर्ट है और उसके बाद में आते हैं हमारे लोअर कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट के अंदर। यहाँ तक हम बात कर चुके थे। उसके बाद में हमने स्टार्टिंग करी थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कशन से। हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ था? सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 के अंदर। तब उस टाइम पे इसके अंदर 8 जजेस हुआ करते थे, जो जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस होते थे और बाकी के 7 जजेस होते थे। ये जो स्टैब्लिश किया गया, ये किसके अकॉर्डिंग स्टैब्लिश किया गया? आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को अपेक्स कोर्ट भी बोला जाता है। और सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दी गई है वो कहाँ पे दी गई है? आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 के अंदर दी गई है। और कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 चैप्टर 4 के अंदर लिखा हुआ है। अभी जो प्रेजेंट करंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस है वो 34 है, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस है और बाकी के 33 जजेस है। जो चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लेकिन ये जो चीफ जस्टिस होते हैं, ये कौन होते हैं? जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, उन्हें ही चीफ जस्टिस बनाया जाता है। बाकी के जो 33 जजेस है वो पार्लियामेंट अपॉइंट करती है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एक पर्सन को इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है और साथ ही साथ में वो हाई कोर्ट के अंदर 5 साल तक, कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट के जज रह चुके होने चाहिए, या फिर 10 साल तक हाई कोर्ट के अंदर लॉयर रह चुके होने चाहिए। उसी पर्सन को क्या बनाया जाता है? उसी पर्सन को जज बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट का। अब ये जो जज होते हैं, ये कब तक अपनी सर्विस देते हैं? ये कब तक सर्व करते हैं? 65 ईयर्स तक। 65 ईयर्स के बाद में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद में हमने बात करी थी सुप्रीम कोर्ट के पावर्स की। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या क्या पावर है? सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। जैसे कि गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो डायरेक्टली गवर्नमेंट कहाँ जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि जो गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं उसको वो डायरेक्टली उन केसेस को हियर कर सकते हैं। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होती है रिट इशू करने की, रिट जुरिस्डिक्शन। ये पावर जो दी गई है, ये कहाँ पर दी गई है? ये दी गई है आर्टिकल 32 के अंदर। रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होती है 5 रिट्स इशू करने की। ये जो 5 रिट्स है, ये आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में बताए गए हैं। और ये जो रिट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट, ये कब कर सकता है? जब किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो, तो वो पर्सन क्या कर सकता है? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है जस्टिस के लिए। वो डायरेक्टली कहा जा सकता है? जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। उसके बाद में देखा था हमने अपीलिएट जुरिस्डिक्शन। अपीलिएट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या था? अपीलिएट जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि जैसे कि हमारे जो लोअर कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है या फिर हमारा हाई कोर्ट है, उससे उनके डिसीजन से अगर कोई सेटिस्फाई नहीं होता है, अगर कोई पर्सन हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो कहाँ पर अपील कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आगे वो कहीं पर भी और अपील नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दे देगा वही फाइनल डिसीजन माना जाएगा।
एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या बोलता है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि वो किसी लॉ या फिर कोई पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड मैटर है तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है। ये जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को देता है वो बाइंडिंग नहीं होती, प्रेसिडेंट चाहे तो मान सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं मान सकते। ये इंपॉर्टेंट मैटर्स कौन कौन से होते हैं? पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड या फिर कोई नया लॉ आया है उससे रिलेटेड, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसके बाद में हमने बात की थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है? यदि कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट करता है, उसके ऑर्डर को डिसोबे करता है या फिर उसका ऑर्डर नहीं मानता है, तो उस केस के अंदर जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास है पावर है कि वो उस पर्सन को पनिश करने के लिए क्या कर सकता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकता है, जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल लिया था जॉली एलएलबी मूवी का। उसके बाद में हमने बात करी थी रिव्यू जुरिस्डिक्शन। भाई सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि अगर वो कोई डिसीजन सुना देता है तो वो अपने डिसीजन को वापस से क्या कर सकता है? रिव्यू कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई गलती हो गई है या फिर उन्हें कोई ऐसे एविडेंस मिले जिससे कि डिसीजन चेंज हो सकता है, तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होती है कि वो अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। तो यहाँ तक हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट कोर्ट की, हाई कोर्ट की, जिसे सेकंड हाईएस्ट कोर्ट भी बोला जाता है। तो हाई कोर्ट के बारे में कहाँ पर बताया गया है? हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के अंदर, पार्ट 6 चैप्टर 5 में। हाई कोर्ट को भी कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिली हुई है, और जितनी भी हमारे हाई कोर्ट के मतलब जो हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ है वो किसके बेसिस पे स्टैब्लिश हुआ है? वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही स्टैब्लिश हुआ है। हाई कोर्ट को सेकंड हाईएस्ट कोर्ट भी बोला जाता है, सेकंड हाईएस्ट कोर्ट। हाई कोर्ट को सेकंड हाईएस्ट कोर्ट भी बोला जाता है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिली हुई है, वैसे ही हाई कोर्ट को भी पावर्स दी गई है। हाई कोर्ट के पास में क्या क्या पावर्स है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर है। हाई कोर्ट के पास में भी पावर है कि वो डायरेक्टली केसेस को क्या कर सकते हैं? हियर कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड हम बात करते हैं, हाई कोर्ट के पास में भी रिट जुरिस्डिक्शन की पावर है। हाई कोर्ट भी क्या कर सकता है? रिट्स इशू कर सकता है, रिट जुरिस्डिक्शन। रिट्स का मतलब होता है कि हाई कोर्ट भी क्या कर सकता है? पर दूसरे लोगों को ऑर्डर दे सकता है। अगर कोई अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो उसे ऑर्डर दे सकता है कि वो अपना काम को ठीक से करे। थर्ड पावर जो है हाई कोर्ट के पास में है वो है अपीलिएट जुरिस्डिक्शन। अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, जैसे हाई कोर्ट के डिसीजन से अगर कोई पर्सन सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। वैसे ही अगर जो लोअर कोर्ट है उनके डिसीजन से कोई पर्सन सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो कहाँ पर अपील कर सकता है? हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पावर जो है हाई कोर्ट के पास में, पावर ऑफ सुप्रीटेंडेंस। पावर ऑफ सुप्रीटेंडेंस। पावर ऑफ सुप्रीटेंडेंस का मतलब यहाँ पर क्या है? पावर ऑफ सुप्रीटेंडेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारे लोअर कोर्ट है, तो हाई कोर्ट ये ध्यान रख सकता है कि जो लोअर कोर्ट है वो अपना काम ठीक से फॉलो, अपना काम ठीक से कर तो रहे हैं ना, लॉ को फॉलो करके वो सारा काम तो कर रहे हैं ना। अगर लोअर कोर्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करते हैं तो उस केस में हाई कोर्ट के पास में पावर है कि जो केसेस है वो अपने अंडर में ट्रांसफर करवा सकते हैं, और जो भी केसेस है उसको अपने अंडर में ले सकते हैं। उसके बाद में बात आती है, उसके बाद में नेक्स्ट पावर जो हाई कोर्ट के पास में है वो क्या है? नेक्स्ट पावर हाई कोर्ट के पास में है
पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। भाई सुप्रीम कोर्ट के पास में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है, हाई कोर्ट को भी सेम पावर दी गई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाई कोर्ट को भी पावर दी गई है, अगर कोई पर्सन हाई कोर्ट का डिसरिस्पेक्ट करता है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता है, तो उस केस में हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उस पर्सन के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाकर उसे पनिश कर सकता है। तो ये सब पावर भी हाई कोर्ट को दी गई है, सेम एज द सुप्रीम कोर्ट। इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं ये क्या होता है। भाई इसमें क्या होता है, देखो ये पावर कैसे यूज में ली जाती है। ये है ना, यहाँ पर ये एक पर्सन है, इसका नाम है भोला। अब ये जो भोला है ना, ये क्या है, ये एक लोकल कम्युनिटी लीडर है। ये कौन है, लोकल कम्युनिटी लीडर है, और ये एक गांव में रहता है, ये इसका गांव है, ठीक है। ये गांव में रहता है और इस गांव के पास में ही क्या लगी हुई है, एक फैक्ट्री लगी हुई है। अब ये जो फैक्ट्री है ना, यहाँ पर मतलब फैक्ट्री में जो भी काम होता है, तो फैक्ट्री अपना जो वेस्ट है ना वो डिस्पोज करती है। इस गांव के यहाँ से एक नदी बह रही है, इस नदी के अंदर ये फैक्ट्री क्या कर रही है, अपना वेस्ट डिस्पोज ऑफ कर रही है। तो जिससे क्या होता है, ये पानी, ये जो नदी का पानी है, ये जो रिवर है, नदी का पानी, ये गंदा हो रहा है, ये पॉल्यूट कर रही है इस पानी को। तो ये जो भोला है, ये कम्युनिटी लीडर है। अब इसने क्या करा, इसने पहले तो इसने क्या करा, इसके अगेंस्ट, फैक्ट्री के अगेंस्ट में कंप्लेंट करी। फैक्ट्री के अगेंस्ट में क्या करा, कंप्लेंट कर दी, कहां पर, लोकल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल के अंदर। लोकल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल, लोकल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल के अंदर ये भोला ने क्या करा, कंप्लेंट कर दी कि ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री क्या कर रही है, इस पानी को पॉल्यूट कर रही है, और ये जो पानी है ये गांव के अंदर पीने के काम में आ रहा है, जिससे कि लोग बीमार हो रहे हैं। तो जब भोला ने इस ट्रिब्यूनल के अंदर फैक्ट्री की कंप्लेंट करी, तो इन्होंने क्या करा, इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया, इसको वार्निंग वगैरह दी कि तुम पॉल्यूशन नहीं करो, अपने वेस्ट को इस तरीके से नदी में मत छोड़ो। तो अब ट्रिब्यूनल के मतलब ये ट्रिब्यूनल भी एक तरीके से किस तरीके से काम करते हैं, एक तरीके से कोर्ट की तरह ही काम करते हैं। हम जो लोअर कोर्ट की बात कर रहे थे, वो इस एक तरीके से कोर्ट की तरह ही ये ट्रिब्यूनल्स काम करते हैं। तो ये जो ट्रिब्यूनल था, इनने फैक्ट्री वाले को नोटिस इशू करा, वार्निंग्स वगैरह दी, लेकिन फैक्ट्री वाले ने क्या करा, इसे इग्नोर कर दिया। अब ये इग्नोर करा, अब ये कंटिन्यूस यहाँ पर वेस्ट डिस्पोज ऑफ कर रहा था। तो भोला ने वापिस से क्या करा, इनको वापिस से बोला, तो इन्होंने क्या करा, इसकी बात को इग्नोर कर दिया। या फिर ये कह लो कि इन्होंने रिश्वत वगैरह दी, तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब कि ये इग्नोर कर रहे हैं इसकी बात को, सीधी सी बात है ना, ये इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो अब जब ये इग्नोर कर रहे हैं ना, तो भोला ने क्या करा, इसके अगेंस्ट में डायरेक्टली कहाँ पे कंप्लेंट करी, ये डायरेक्टली हाई कोर्ट में चला गया। अब जब ये केस हाई कोर्ट के अंदर गया, तो इस केस में क्या हुआ कि पहले तो हाई कोर्ट ने ये चेक करा कि ये जो लोअर कोर्ट है, मतलब ये जो ट्रिब्यूनल है, ये ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हाई कोर्ट को पता चला कि ये जो ट्रिब्यूनल है ये जो ट्रिब्यूनल है ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या हुआ, हाई कोर्ट के पास में पावर थी कि ये जो केस है ये अपने अंडर में ट्रांसफर करवा सकता है। तो हाई कोर्ट ने क्या करा, ये केस अपने अंडर ट्रांसफर करवा लिया, और इसकी हियरिंग कहाँ पे होने लग गई, हाई कोर्ट में होने लग गई। अब हाई कोर्ट ने यहाँ पर, जब ये केस हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट जब इस केस को डील कर रहा था, तो हाई कोर्ट ने इस फैक्ट्री वाले को एक मैंडेमस रिट इशू करा। मैंडेमस, इसका मतलब क्या होता है, टू ऑर्डर। मैंडेमस का मतलब क्या होता है, ऑर्डर देना, कि यहाँ पर इन्होंने एक रिट इशू करा, मैंडेमस। इस मैंडेमस का मतलब होता है टू ऑर्डर, कि हाई कोर्ट ने फैक्ट्री को ऑर्डर दिया कि तुम
ये वेस्ट जो आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हो इसे डिस्पोज ऑफ करना बंद करो। अब फैक्ट्री वाले ने क्या करा, फैक्ट्री वाले ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब ये तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर करने का मतलब है कि इन्होंने क्या करा, यहाँ पर कोर्ट का डिसओबे किया, उसके ऑर्डर को इग्नोर करके। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के पास में पावर है कि ये इसके ऊपर क्या कर सकता है, स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। स्ट्रिक्ट एक्शन ये किस तरीके से ले सकते हैं, इसके ऊपर हैवी फाइन लगा देंगे और या फिर इन्हें फैक्ट्री क्लोज करने का ऑर्डर भी हाई कोर्ट निकाल सकता है। ये पावर हाई कोर्ट के पास में है। तो इस तरीके से हाई कोर्ट को पावर दी गई है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब क्या हुआ कि ये भोला जो है ये चाहता तो डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी जा सकता था। भोला चाहता तो ये डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी जा सकता था। ठीक है, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर हाई कोर्ट के पास में है, क्योंकि ये जो केस है ये किससे रिलेटेड है, एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड है। लेकिन भोला ने पहले यहाँ पर किसको कंप्लेंट करा, लोकल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल को कंप्लेंट करा। अब जब लोकल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल ठीक से काम नहीं कर रहा था, लॉ को सही से फॉलो नहीं कर रहा था, तो फिर यहाँ पे भोला कहाँ चला गया, हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट के पास में क्या पावर थी, सुपरिटेंडेंस की पावर थी कि हाई कोर्ट ये देख सकता है, ये चेक कर सकता है कि जो लोअर कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है ये ठीक से लॉ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये काम अपना ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर ये नहीं कर रहे तो हाई कोर्ट के पास में पावर है कि वो जो केस वहां पे चल रहा है वो अपने अंडर में ट्रांसफर करवा सकता है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने अपने पावर को यहाँ पर यूज करा। ठीक, उसके बाद में अब हाई कोर्ट के पास में पावर है कि ये फैक्ट्री वाले को ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, अब ऑर्डर दिया यहाँ पर, तो अब ऑर्डर का डिसरिस्पेक्ट फैक्ट्री ने करा, उसने माना ही नहीं, वो वापस से वेस्ट वहीं पे डिस्पोज ऑफ कर रहा था। तो इस केस में हाई कोर्ट ने अपने पावर को यूज करा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फैक्ट्री के ऊपर लगाया और उसके ऊपर हैवी फाइन लगाया और क्लोजर का ऑर्डर भी निकाल दिया। ये किस तरीके से करा है, ये रिट मैंडेमस को यूज करके करा है। ठीक है, तो ये सब पावर हाई कोर्ट के पास में है। तो इसे हम एक बार अब डिटेल में नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हाई कोर्ट है इसकी पावर्स को हम एक बार नोट्स में लिख लेते हैं, जिससे आपको ये पढ़ने में इजी हो जाएगा। चलो लिखो यहाँ पर, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट established अंडर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 6 चैप्टर 5। High Court is the second highest court. High Court is the second highest court अब बात करते हैं पावर ऑफ हाई कोर्ट। पावर्स टू हाई कोर्ट, क्या पावर्स है हाई कोर्ट के पास में। फर्स्ट बात करी हमने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है, हाई कोर्ट हैज द पावर टू हियर, हाई कोर्ट हैज द पावर टू हियर and decide certain type of cases directly and decide certain types of
cases directly without those cases, without those cases going through, going through lower court to first। भाई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? हाई कोर्ट के पास में पावर है कि बिना लोअर कोर्ट में जाए भी वो क्या कर सकते हैं, केसेस को हियर कर सकते हैं, उन केसेस को डील कर सकते हैं। अब किस तरह के केसेस यहाँ पर हाई कोर्ट डील कर सकता है, ये लिखते हैं, what kind of cases high court can deal, enforcement of fundamental right, अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो उस केस में वो कहाँ जा सकता है, डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकता है। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सेकंड है हमारे पास में इलेक्शन डिस्प्यूट्स, इलेक्शन डिस्प्यूट्स। थर्ड है हमारे पास में रेवेन्यू मैटर्स, रेवेन्यू मैटर्स। इन केसेस के अंदर ये वाले जो केसेस है ये डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी लड़े जा सकते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के अंदर लिखेंगे बेसिक राइट्स सच एज, बेसिक राइट्स सच एज right to equality, right to equality, freedom of speech, freedom of speech, freedom of speech, etc. are violated by the, are violated by the government or others, or others, you can directly approach High Court for justice. You can directly approach, you can directly approach High Court for justice. Election disputes मतलब if there are problems, if there are problems with elections to the union or state legislature, elections to the union or state legislature, स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है यहाँ पे, इलेक्शन रिजल्ट्स आर अनफेयर और इलीगल, इलेक्शन
results are unfair or illegal. The High Court can handle to the High Court can handle dispute. थर्ड है हमारे पास में रिवेन्यू से रिलेटेड अगर कोई मैटर हो जाते हैं तो वो डायरेक्टली कहाँ पर डील किए जा सकते हैं, हाई कोर्ट के अंदर डील किए जा सकते हैं. इश्यूज इंक्लूड टैक्सेस, इश्यूज include taxes, duties, or government revenue, if there is a dispute regarding payment, if there is dispute regarding payment of taxes or any financial matter, involving the government. भाई यहाँ पर हमने बात करी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की. तो हाई कोर्ट के पास में पावर है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की, मतलब कि हाई कोर्ट के पास में पावर है कि वो खुद हाई कोर्ट के अंदर डायरेक्टली केसेस डील किए जा सकते हैं. किस तरह के केसेस डील किए जा सकते हैं बिना लोअर कोर्ट में जाए? अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, उस केस के अंदर वो पर्सन जो है वो डायरेक्टली कहाँ पर जा सकता है? हाई कोर्ट के अंदर जा सकता है. इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हो रहे हैं, जैसे कि इलेक्शन में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो लगता है कि अनफेयर है या फिर इलीगल तरीके से निकाले गए हैं, तो उस केस के अंदर भी हाई कोर्ट के अंदर डायरेक्टली जाया जा सकता है. रिवेन्यू से रिलेटेड अगर कोई मैटर्स हो जाते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जैसे कि टैक्सेस, ड्यूटी या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी पेमेंट वगैरह है या फिर टैक्सेस के पेमेंट से रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल मैटर होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो वो सारे केसेस कहाँ पर डील किए जा सकते हैं? हाई कोर्ट के अंदर हियरिंग हो सकती है. उनकी हियरिंग हाई कोर्ट के अंदर हो सकती है. जैसे कि इसका हम एग्जाम्पल लें तो इसके एग्जाम्पल में क्या है, ये है ना, ये है एक हमारे साथ में रामू, ये है पर्सन, इसका नाम है रामू. ये कौन है? फार्मर है. अब इनके पास में है ना अच्छी खासी खेती के लिए जमीन है. इनके पास में क्या है? अच्छी खासी ये जमीन है जहां पर ये खेती करते हैं. अब ये जो जमीन है इसकी ये गवर्नमेंट ने अक्वायर कर ली. गवर्नमेंट ने इनकी जमीन क्या कर लिया? अक्वायर कर ली. और इसके बदले में इनको कंपनसेशन भी पे नहीं किया गया. कंपनसेशन नॉट पेड. भाई गवर्नमेंट ने इनकी जमीन अक्वायर कर ली और यहाँ पर इन्हें कंपनसेशन भी पे नहीं किया गया. तो इस केस में क्या हो सकता है? इस केस के अंदर यहाँ पर रामू का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है. फंडामेंटल लीगल राइट यहाँ पर वायलेट हो रहा है. रामू का फंडामेंटल और यहाँ पर लीगल राइट वायलेट हो रहा है, जिसके अंदर हर किसी पर्सन के पास में लैंड रखने की परमिशन होती है, कि उसके पास में लीगल राइट होता है कि वो अपना लैंड रख सकता है. लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने इनकी जमीन को क्या कर लिया? अक्वायर कर लिया और इसके बदले में इन्हें कंपनसेशन भी पे नहीं किया है. तो इस केस में ये क्या कर सकते हैं? अपने लीगल राइट के लिए कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्टली हाई कोर्ट के अंदर
अप्रोच कर सकते हैं फॉर जस्टिस। या तो इन्हें अपनी जमीन वापस दिलवाओ या फिर इन्हें इस जमीन के बदले में क्या हुए, कंपनसेशन दिलवाओ। तो इस केस में रामू कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्टली हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, और हाई कोर्ट के पास पावर है कि इस तरीके के केसेस को ये डायरेक्टली डील कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिट जुरिस्डिक्शन की। लिखो, रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, ये पावर दी गई है आर्टिकल 226 में। हाई कोर्ट कैन इशू, हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स, हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स, इसे क्या बोलते हैं, ऑफिशियल ऑर्डर्स बोलते हैं। और रेट्स कितने तरीके के होते हैं, 5 तरीके के रेट्स होते हैं। हाई कोर्ट कैन इशू रेट्स, ऑफिशियल ऑर्डर्स रेट्स टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट, पीपल राइट्स, और even to change a situation, even to change a situation where a person's person right are person's rights are being violated, person rights are being being violated। भी हाई कोर्ट के पास में सेकंड पावर है कि वो रेट इशू कर सकता है, जैसे कि हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा था कि हाई कोर्ट ने फैक्ट्री के अगेंस्ट में एक मैंडेमस रिट इशू किया था। उसका मतलब क्या था, टू ऑर्डर। तो वो क्या कर रहा था, हाई कोर्ट फैक्ट्री को ऑर्डर दे रहा था कि वो या तो वेस्ट अपना रिवर के अंदर डिस्पोज ऑफ करना बंद कर दे, और अब इस केस में क्या हुआ था फिर कि जो फैक्ट्री थी उन्होंने उस ऑर्डर को डिसोबे कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उनके पास में ऑर्डर इशू करने की पावर होती है। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल ले तो रिट जुरिस्डिक्शन को समझने के लिए, तो यहाँ पर ये कौन है, ये है एक पर्सन ए, ये है एक पर्सन ए, इसका नाम क्या है, ए। ये जो पर्सन है ये क्या हो सकता है, ये ना रिटायर हो चुका है अपनी सर्विस से, ये रिटायर हो चुका है, ये 60 इयर्स का हो गया, और ये क्या हो गया, 60 इयर्स के बाद में रिटायर हो चुका है। तो अब रिटायरमेंट होने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, पेंशन स्टार्ट हो जाती है। रिटायर होने के बाद में पर्सन की क्या होती है, पेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, ये एक ही पेंशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने स्टार्ट ही नहीं करी। वैसे रूल क्या बोलता है, वैसे रूल बोलता है कि रिटायरमेंट के 3 महीने के 3 महीने के अंदर अंदर जो पेंशन है वो एक पर्सन की स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर डिस्प्यूट क्या हुआ, ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, गवर्नमेंट पेंशन डिपार्टमेंट था, इन्होंने इसकी पेंशन स्टार्ट ही नहीं करी। क्या केस है, ये है ए, है ना, ये पर्सन है ए, ये क्या हो चुका है, रिटायर हो चुका है, इसके 60 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये सर्विस से अपने रिटायर हो गया। तो लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि जब कोई पर्सन रिटायर होता है तो उसके 3 महीने के अंदर उसकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे डिस्प्यूट क्या अराइज हुआ, 3 महीने के बाद में भी, 3 महीने के बाद में भी इसकी पेंशन स्टार्ट नहीं हुई। तो यहाँ पे जिसके साथ में क्या हुआ, एक पेंशन से रिलेटेड डिस्प्यूट अराइज हो गया।
अब यहाँ पर कौन कौन इन्वॉल्व है? एक पर्सन इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। तो अब ये इसको पेंशन स्टार्ट ही नहीं हुई तो ये रामू क्या कर सकता है, ये डायरेक्टली हाई कोर्ट के अंदर जा सकता है। अभी हमने देखा कि हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन से केसेस डील किए जा सकते हैं, पेमेंट से रिलेटेड अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो वो केसेस भी डायरेक्टली हाई कोर्ट के अंदर डील किए जा सकते हैं। तो अब जब इसकी पेंशन स्टार्ट नहीं हुई तो ये रामू कहाँ चला गया, हाई कोर्ट के अंदर चला गया। हाई कोर्ट में इसने अपनी फाइल लगाई, अपनी पिटिशन फाइल करी कि इसको जो पेंशन है वो अभी तक नहीं मिली है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने मतलब 3 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं तब भी अभी तक पेंशन स्टार्ट नहीं करी है, पेंशन देना स्टार्ट नहीं करा है। इस केस में क्या हुआ, इस केस में गवर्नमेंट क्या, इस केस में हाई कोर्ट को क्या हुआ कि इस पर्सन की जेन्युइननेस दिखी, तो इस केस में हाई कोर्ट ने क्या करा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक रिट इशू करा। वो रिट क्या था, मैंडमस। मैंडमस रिट इशू करा और इसका मतलब अभी हमने देखा था, इसका मतलब होता है टू ऑर्डर। तो इन्हें क्या करा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया कि अपनी ड्यूटी को सही से करे और ये जो पर्सन है इसकी पेंशन को इमीडिएटली इसके अकाउंट में डाला जाए। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के पास में पावर है कि वो रिट इशू करके क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि जो डिपार्टमेंट है वो अपना काम ठीक से करे, लॉ के अकॉर्डिंग करे। तो ये पावर यहाँ पर हाई कोर्ट को मिली हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलेट जुरिस्डिक्शन देखो, थर्ड पॉइंट, अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है, इफ समवन नॉट सेटिस्फाइड विथ, इफ समवन नॉट सेटिस्फाइड with decision of lower court, with decision of lower court, then they can appeal, they can appeal to the high court to review and reconsider the case, to review and reconsider the case। हाई कोर्ट के पास में अपीलिएट जुरिस्डिक्शन की पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, अगर लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं वापिस से इस केस को रिव्यू करने के लिए, रिकंसीडर करने के लिए। नेक्स्ट, द हाई कोर्ट हैज पावर, यहाँ पर हाई कोर्ट के पास में पावर है कि वो केस को क्या कर सकता है, दोबारा से देख सकते हैं और या तो उसको अपहोल्ड कर सकते हैं, मतलब जो डिसीजन लोअर कोर्ट ने दे दिया वही दे सकते हैं, या फिर उसके डिसीजन को चेंज भी कर सकते हैं। द हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट हैज पावर, हैज पावर टू, हैज पावर to hear the case again, hear the case again, and can
either uphold, can either uphold or change the decision, change the decision made by the lower court। भाई हाई कोर्ट के पास में अपीलेट जुरिस्डिक्शन की पावर है। ये क्या पावर होती है, जब अगर कोई पर्सन लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कहाँ पर अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट के अंदर में अपील कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट के पास में ये पावर होती है कि वो इस केस को रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद में या तो उस डिसीजन पे अपहोल्ड हो सकते हैं, उस डिसीजन से सहमत रह सकते हैं, या फिर अगर चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, उस लोअर कोर्ट के डिसीजन को चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस। फोर्थ है हमारे पास में पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस। सुपरिटेंडेंस पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, इसका मतलब क्या होता है, ये जो पावर है ये कहाँ पर मिली है, ये दी गई है आर्टिकल 227 में। पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस का मतलब क्या है, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस का मतलब लिखो, द हाई कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू ओवरसी द हाई कोर्ट हैज authority to oversee and ensure that lower court and tribunals within its jurisdiction are working properly and following the are working properly and following the law if required the high court can take control of certain cases from the lower court। भाई जैसा कि हमने देखा कि हाई कोर्ट के पास में सुपरिटेंडेंस की पावर है कि जो हमारे लोअर कोर्ट है या फिर जो ट्रिब्यूनल्स है कि वो सही से प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं,
प्रॉपरली लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो सही से लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो उन केसेस का कंट्रोल अपने अंडर में ले सकते हैं। अब वो जो केसेस है वो हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये हमने हमारे एग्जाम्पल में भी देखा था कि जब भोला ने एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल के अंदर कंप्लेंट की थी, तो एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल ने ठीक से काम नहीं किया था, उसने उस केस को इग्नोर कर दिया था। तो उस केस में हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के पास से वो जो केस था अपने अंडर में ट्रांसफर करवा लिया था। ठीक है, तो 227 तो पावर देता है कि हाई कोर्ट के पास में पावर है क्या, कि वो देख सकता है, नजर रख सकता है हाई कोर्ट जो वो नजर रख सकता है लोअर कोर्ट के ऊपर या फिर जो ट्रिब्यूनल है उसके ऊपर। और जो केस ट्रांसफर कराने की पावर है, ये कहाँ से आई है, ये आई है आर्टिकल 228 से। आर्टिकल 228 जो है वो अलाउ करता है हाई कोर्ट को कि वो केसेस को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं अपने अंडर में, ट्रांसफर केसेस। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पॉइंट नंबर 5, पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसका मतलब हमने क्या देखा था कि अगर कोर्ट का डिसओबे करते हैं या फिर जजेस की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो उस केस के अंदर कोर्ट के पास में पावर होती है कि वो उस पर्सन को पनिश कर सकता है। कंटेम्प्ट हैपन्स व्हेन कंटेम्प्ट हैपन्स व्हेन someone disrespect when someone disrespect the court or refuses to to follow its order, it has authority it has authority to maintain record of proceeding, to maintain record of proceedings, and can punish people for contempt, and can punish people for contempt। भाई हाई कोर्ट के पास में पावर है, अगर कोई जजेस की डिसरिस्पेक्ट करता है या फिर कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट करता है, तो इस केस में कोर्ट के पास में पावर है कि उस पर्सन को पनिशमेंट दी जा सकती है। जैसे कि हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा था कि जब हाई कोर्ट ने फैक्ट्री को ऑर्डर दिया था कि वो अपना जो वेस्ट है वो रिवर के अंदर डिस्पोज ना करे, ना कर वेस्ट डिस्पोज ऑफ नहीं करने का ऑर्डर दिया था, तो फैक्ट्री ने नहीं माना था। तो इस केस में कोर्ट ने एज अ पनिशमेंट उसको उसके ऊपर फाइन लगाया था और साथ ही साथ में उसको फैक्ट्री क्लोज करने का भी ऑर्डर निकाल दिया था। तो ये पावर हाई कोर्ट के पास में होती है। यहाँ पर दो टाइप के कंटेम्प्ट बताए गए हैं, टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट। दो तरह के कंटेम्प्ट होते हैं, एक तो होता है सिविल कंटेम्प्ट
एक तो होता है सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट, दो टाइप के यहाँ पर कंटेम्प्ट बताए गए हैं, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट के अंदर आता है रिफ्यूजेस टू कंप्लाई विद द कोर्ट ऑर्डर। भाई कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं माना तो वो किस में आएगा, सिविल कंटेम्प्ट के अंदर आएगा। रिफ्यूजेस टू कंप्लाई विद कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर क्या आएगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट involves actions that undermine the authority or dignity of the court, like insulting judge और डिसरप्टिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। मतलब कोई केस चल रहा है उसके बीच में डिसरप्शन क्रिएट कर दिया, हियरिंग ही रुकवा दी, तो उस केस के अंदर ये कहा किस में आएगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आएगा। डिसरप्टिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो ये पावर्स हाई कोर्ट को दी गई है। कौन कौन सी पावर दी गई है हम जल्दी से इसे रिकैप कर लेते हैं। तो जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट स्टैब्लिश किसके अकॉर्डिंग हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हुआ है। हाई कोर्ट के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, पार्ट 6 चैप्टर 5 के अंदर लिखा हुआ है। हाई कोर्ट को सेकंड हाईएस्ट कोर्ट भी बोला जाता है। हाई कोर्ट के पास में कुछ पावर्स है जैसे कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब हमने देखा था कि हाई कोर्ट के पास में कुछ केसेस डायरेक्टली हियर करने की पावर्स है बिना लोअर कोर्ट में जाए। किस तरीके के केसेस हाई कोर्ट दे सकता है, डायरेक्टली हाई कोर्ट में किस तरह के केसेस लेके जा सकते हैं, यदि कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है किसी का, उस केस में इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट आता है, जैसे कि जो रिजल्ट्स निकाले गए हैं या तो वो इलीगल तरीके से निकाले गए हैं या फिर जो रिजल्ट्स है वो अनफेयर है, तो इस केस में डायरेक्टली हाई कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है। या फिर रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स हो जाते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो केसेस डायरेक्टली हाई कोर्ट में हियर किए जा सकते हैं। हाई कोर्ट के पास में पावर होती है रिट जुरिस्डिक्शन की। यहाँ पर 5 रिट्स बताए गए हैं जिसके अंदर हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाल सकता है लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर हाई कोर्ट चाहे तो इस केस में जो सिचुएशन है उसे चेंज भी कर सकता है पर्सन से, अगर किसी पर्सन के राइट्स वायलेट होते हैं तो। थर्ड हमने बात करी थी अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, मतलब कि अगर किसी का केस लोअर कोर्ट के अंदर चल रहा है, अगर किसी का केस लोअर कोर्ट के अंदर चल रहा है और लोअर कोर्ट के डिसीजन से अगर वो पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कहाँ पर अपील कर सकता है, हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। हाई कोर्ट के पास में पावर होती है कि उस केस को वो दोबारा से रिव्यू कर सकता है, रिकंसिडर कर सकता है और साथ ही साथ में अगर चाहे तो लोअर कोर्ट के डिसीजन को चेंज भी कर सकता है। फोर्थ हमने देखा था पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस। पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस का मतलब यहाँ पर क्या था, ये पावर जो दी गई है आर्टिकल 227 और 228 के अंदर दी गई है। पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस का मतलब क्या है, हाई कोर्ट के पास में अथॉरिटी है, क्या अथॉरिटी है कि जो लोअर कोर्ट है या फिर जो ट्रिब्यूनल्स है वो हाई कोर्ट देख सकता है कि ये जो लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स है ये अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं ना, लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। अगर वो अपना काम लॉ के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे तो आर्टिकल 228 हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो उन केसेस को अपने अंडर में ट्रांसफर करवा सकता है। और साथ ही में लोअर कोर्ट
और ट्रिब्यूनल्स को ऑर्डर भी दे सकता है कि वो अपना काम ठीक से करें, लॉ को फॉलो करते हुए करें। फिफ्थ पावर हमने देखी कि हाई कोर्ट के पास में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है, मतलब कि वो अगर कोई पर्सन कोर्ट का डिसरिस्पेक्ट करता है, डिसओबे करता है, तो उस केस के अंदर हाई कोर्ट पनिशमेंट दे सकता है उस पर्सन को। यहाँ पर दो तरीके के कंटेम्प्ट बताए गए, एक सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट के अंदर आता है यदि कोई पर्सन कोर्ट का ऑर्डर को नहीं मानता है, कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर कर देता है, तो इसके उसको किसमें माना जाएगा, सिविल कंटेम्प्ट में माना जाएगा। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर कौन से केसेस आएंगे, यदि किसी जज की इंसल्ट कर दी या फिर कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है, उस केस के बीच में बाधा डाल दी, तो उस केस के अंदर उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट में इंक्लूड किया जाएगा। और जो पर्सन अगर ऐसा कोई काम करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, तो उसे पनिशमेंट दी जा सकती है। ये पावर हाई कोर्ट के पास में है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हमने एग्जाम्पल लिया था जॉली एलएलबी मूवी का, जिसके अंदर जितने भी एक्शंस होते हैं, जैसे कि वो कोर्ट के अंदर बंदूक लेकर आ जाता है, जज के ऊपर जूता मार देता है, तो ऐसे केसेस क्या माने जाते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माने जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट की पावर्स यहाँ पर समझ में आई होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, लोअर कोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और लोअर कोर्ट से रिलेटेड वहां पर कुछ हायरार्की हमें दी गई है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टाटा, बाय बाय।